चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी। पंजीकरण से पहले ही टोकन व्यवस्था खत्म। यात्रियों की संख्या में कमी के कारण प्रशासन का फैसला। ऋषिकेश एम्स में भर्ती अपनी मां से मिले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। जीरियाट्रिक वार्ड में करीब 30 मिनट तक की मुलाकात। मां से मिलकर भावुक हुए सीएम योगी। भारतीय किसान यूनियन की हरिद्वार में बैठक का दूसरा दिन। बड़ी संख्या में भाकियों के सदस्य किसान कुंभ में पहुंचे। किसानों की समस्याओं को लेकर होगी चर्चा। अल्मोड़ा में 3 दिन बाद बुझी बिनसर के जंगल की आग। वायुसेना, एसडीआरएफ, अग्निशमन और वन विभाग की टीम ने पाया काबू। अधिकारियों ने राहत की सांस। रामनगर में प्रशासन एवं परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाया अभियान। 70,000 रुपए से अधिक का वसूला जुर्माना। देहरादून समेत कई जिलों में 3 घंटे का ऑरेंज अलर्ट। कहीं आंधी तो कहीं बारिश की चेतावनी। गर्मी के बीच लोगों को थोड़ी राहत की उम्मीद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर आपको बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल का दौरा है और दोपहर 1 बजे देहरादून से नैनीताल के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचेंगे। नैनीताल में चल रहे विकास कार्यों को करेंगे स्थलीय निरीक्षण। बिजली पानी कटौती के साथ वनाग्नि की समीक्षा बैठक भी करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, यह अहम खबर। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे नैनीताल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नैनीताल से चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। बिजली पानी कटौती के साथ वनाग्नि की लेंगे समीक्षा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचेंगे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, पूरी जानकारी क्या है? आज समीक्षा बैठक भी होने वाली है, विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करने के लिए पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए गरिमा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में उपस्थित रहेंगे और अभी शासकीय कार्य को निपटा रहे हैं। संभवतः अपने नैनीताल भ्रमण से पहले सचिवालय भी पहुंच सके, क्योंकि कुछ शासकीय कार्य पेंडिंग चल रहे हैं, तो उसके उन सभी कार्यों को निपटाने के लिए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो उनका आधिकारिक कार्यक्रम आया है, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे देहरादून से नैनीताल के लिए रवाना होने जा रहे हैं। नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले जो विभिन्न जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो सड़कों की बात करें, चाहे वो झील के सौंदर्यीकरण की बात करें, चाहे वो अन्य कार्यों की बात करें, तो इसका एक स्थल निरीक्षण करने वाले हैं और निश्चित ही जो प्रगति कार्यों की हो रही है उसके बारे में अधिकारियों से जानकारी मुख्यमंत्री प्राप्त करेंगे और संभवतः गुणवत्ता के साथ ही जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हुए नजर आएंगे। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक लेने जा रहे हैं गरिमा, जो कि नैनीताल में ही आयोजित की गई है। इस समीक्षा बैठक में उत्तराखंड राज्य में इस भीषण गर्मी की वजह से विद्युत कटौती और जो पेयजल की समस्या है, ये एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। इस समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। कोशिश की जाएगी कि भविष्य में इस तरीके की दिक्कतें ना हो, तो इसके लिए क्या आगे एक जो भविष्य की कार्य योजना तैयार की जा सकती है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। तापमान बढ़ने के साथ ही ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही, तो इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक लेने जा रहे हैं। तो 3 बड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसकी समीक्षा होगी, जबकि कुछ जो विकास कार्य जो गतिमान है नैनीताल जनपद में, उसका स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और दोपहर 1 बजे के करीबन मुख्यमंत्री देहरादून से नैनीताल के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर पूरी तैयारी उनके आगमन को लेकर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचेंगे।
और नैनीताल में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी की बात सामने आई है। पंजीकरण से पहले की टोकन व्यवस्था खत्म की गई। यात्रियों की संख्या में कमी के कारण प्रशासन का ये फैसला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं हर दिन 2700 तीर्थयात्री। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को लेकर ये बड़ी जानकारी। पंजीकरण से पहले की टोकन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला लगातार बने हुए हैं। अंकित, तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी जिसके चलते ये एक कदम उठाया गया है और पंजीकरण से पहले की टोकन व्यवस्था को खत्म किया गया है, इससे क्या असर पड़ने वाला है दर्शनार्थियों पर, तीर्थयात्रियों पर? देखिए गरिमा, उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है 10 मई से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद से लगातार हमने देखा कि जो तीर्थयात्रियों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और सरकार के लिए भी क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती सामने आया था। इन सब चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश अनुसार तमाम जो एक्शन जो है वो अधिकारियों की तरफ से लिए गए। हालांकि बहुत ज्यादा उसमें मदद नहीं मिली, लेकिन इसके साथ ही एक टोकन की व्यवस्था जो है वो मंदिर परिसर में की गई थी, जिससे कि जो तमाम जो श्रद्धालु आए उनको टोकन के आधार पर ही दर्शन की अनुमति मिल सके। तो लगातार तीर्थ पुरोहितों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा था और जिस तरीके से सख्ताई सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही थी, उसकी वजह से जो चारों धाम थे वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी देखने को मिली। तो निश्चित ही जो तीर्थ यात्री हैं, जो तीर्थ पुरोहित, माफ कीजिएगा, उनका आक्रोश था कि सरकार इन सभी व्यवस्थाओं को खत्म करे और जो श्रद्धालु आना चाहते हैं चारों धामों में उनको आने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जो तीर्थ यात्रियों की जो संख्या घटी थी उसकी वजह से होटल कारोबारी, जो अन्य व्यवसाय थे, ये सारे व्यवसाय काफी प्रभावित हुए थे और के न्यूज की तरफ से भी इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया गया था। तो निश्चित ही सरकार ने इन सब चीजों का संज्ञान लिया है और टोकन व्यवस्था को खत्म कर दिया है। पिछले लंबे समय से इसके लिए की जो मांग है, ये व्यवस्था खत्म करने की मांग की जा रही थी। तो अब ऐसा में माना जा रहा है कि जो श्रद्धालु हैं वो बिना दिक्कत के चारों धाम के दर्शन कर सकेंगे और जो कारोबारी हैं उनके कारोबार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। जब अधिक से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो निश्चित ही वहाँ का जो इससे जुड़ा हुआ जो कारोबार है वो पटरी पर लौटेगा और इससे उत्तराखंड की आर्थिकी में भी एक सुधारात्मक दिशा में हमारी जो आर्थिकी है वो देखने को मिल सकती है। इन सब चीजों को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से इस व्यवस्था को खत्म किया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह खबर जहां पर ये बड़ा कदम उठाया गया है, पंजीकरण से पहले की टोकन व्यवस्था को खत्म किए जाने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और पंजीकरण से पहले की टोकन व्यवस्था खत्म कर दी गई है। रामनगर में आम डंडा क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने ओवरलोड वाहनों के संचालन के खिलाफ अभियान चलाया। प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा अचानक चलाए गए अभियान को लेकर वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। एसडीएम राहुल शाह, एआरटीओ संदीप वर्मा, तहसीलदार कुलदीप पांडे तथा कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। एसडीएम ने बताया कि वर्तमान में बढ़ रही सड़क दुर्घटना में कमी लाने को लेकर यह अभियान चलाया गया है। अभियान में मुख्य रूप से मालवाहक वाहनों में ओवरलोड तथा निर्धारित संख्या से अधिक यात्री वाहनों में ले जाने को लेकर अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत 25 वाहनों का चालान कर एक वाहन को सीज कर दिया गया। साथ ही अभियान के तहत नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों से परिवहन विभाग द्वारा 60,000 तथा पुलिस द्वारा 10,000 से अधिक का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई है। पिछले कई दिनों में दुर्घटनाएं संज्ञान में आई हैं। कुछ 2 दिन पहले भी रानीखेत रोड में एक दुर्घटना हुई थी
जिसके दृष्टिगत सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत संयुक्त रूप से पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग का एक छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें कि 25 से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खासकर जो मालवाहक वाहन है उसमें सवारी ढो रहे हैं या फिर जो सवारी वाहन है उसमें अत्यधिक अगर ओवरलोड चल रहे हैं उन सभी खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कई ऐसे दोपहिया चालक हैं जो कि हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जा रही है। सर, अगर अतिक्रमण की बात करें, रानीखेत रोड जो हाईवे पर है बिल्कुल पूरी तरह घुल चुकी है और बाजार की स्थिति भी यही है, चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं। जी। तो उसको लेकर कब कार्रवाई होगी? तो जो अतिक्रमण जितना भी शहर का नगर पालिका उसमें संयुक्त टीम गठित की गई है जो दैनिक रूप से उसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी। चिलचिलाती गर्मी में तन को राहत दिलाने के लिए इन दोनों लोग एक तो शरबत का मजा ले रहे हैं और दूसरा वाटर पार्क में डेरा जमाए बैठे हैं। हल्द्वानी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां शहर की कुछ दूरी पर स्थित बेलबाबा मंदिर के पास में स्थित वाटर पार्क में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हरिद्वार से आई हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के घर। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया यहाँ पे एक न्यू वाटर पार्क खुला है, तो मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ। बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे। क्लीन वाटर है, एकदम फ्रेश और खूब मज़ा आ गया। बच्चों को लेके आई हूँ। बहुत गर्मी इतनी है कि कहीं रह नहीं सकते हैं, लाइट कितनी गई है, तो कई बच्चों को ठंडी जगह चाहिए, तो यहाँ वाटर पार्क लेको बहुत मैंने सुना इसका नाम, तो मैं यहाँ से आई हूँ। मैं तो आया हूँ वैसे मुंबई से, और मेरे किसी मित्र के द्वारा मेरे को पता लगा यहाँ का। तो सर देख रहे हैं आप जिस हिसाब से गर्मी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, खास तौर से उत्तराखंड में जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है दिन पे दिन। कल की डेट में मैंने देखा था 44 पॉइंट कुछ डिग्री टेम्परेचर हल्द्वानी का था। यहाँ आकर के बड़ी राहत मिली है डिज्नीलैंड वाटर पार्क में। हमने अपने मोबाइल में देखा था ना यहाँ का, तो बहुत चर्चा हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। तो हल्द्वानी से हम आए हम लोग। ये हमारी भांजी मुरादाबाद से आई हुई है, तो मामा बोली घुमाने ले लो, तो मैंने चलो घुमा के ना आज नदी देख के आता हूँ पार्क कैसा वहाँ का। तो यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। हल्द्वानी के काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। आए दिन सोशल मीडिया के द्वारा धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं ऐसा ही मामला देहरादून में भी देखने को मिला है, जहां एक व्यक्ति से महिला ने फेसबुक पर फ्रेंडशिप की और बाद में अमेरिका से गिफ्ट और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भेजने का झांसा देकर कस्टम अधिकारी के नाम पर अलग अलग खाते से 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा एसटीएफ ने। वहीं एसटीएफ एसएसपी देहरादून आयुष अग्रवाल ने कहा कि अपराधी व्यक्ति नाइजीरिया का है, जिसने कस्टम अधिकारी बनकर 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। हुई थी, जिसमें कि जो शिकायतकर्ता थे उनके साथ में लगभग 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनके साथ में उनकी किसी से फेसबुक पर मित्रता हुई। किसी इनको जो लग रहा था कि सामने वाला जो है कोई यूएस की कोई लेडी है, तो किसी नाम से उन्होंने उसके साथ में फ्रेंडशिप की। इनकी जो भी है सोशल मीडिया के माध्यम से आगे इंटरेक्शंस होते रहे, बातचीत होती रही, चैट्स होती रही। और उसके बाद में उस लेडी ने इनसे कहा कि मैं आपके लिए कुछ महंगा गिफ्ट भेज रही हूँ, $25,000 का, कुछ विदेशी करेंसी भी भेज रही हूँ। इस तरह से कर कर इनको अपने झांसे में लिया। और उसके कुछ दिनों बाद इनके पास एक कस्टम अधिकारी बनकर कोई फ़ोन करता है कि आपके नाम से ये पार्सल आया है और इसमें अनऑथराइज इलीगल कॉन्ट्राबैंड है, चीज़ें हैं। और इस तरह से इनको फिर कस्टम डिपार्टमेंट के नाम पर डराया जाता है कि आपके विरुद्ध लीगल कार्रवाई की जाएगी, आपकी अरेस्टिंग की जाएगी। अगली खबर लक्सर से है। लक्सर के बुरनी गांव के 200 परिवार पीने के पानी को तरस रहे हैं। उनके घरों में लगे निजी नल या तो सूख चुके हैं या फिर गंदा पानी दे रहे हैं। सरकारी नलों में भी 2-3 दिन ही साफ पानी आ रहा है। इसके चलते गांव के लोग इन्हीं 2-3 नलों पर लंबी लाइन लगाकर पानी पीने को और पानी भरने को मजबूर हैं। बता दें कि लक्सर के बुरनी गांव में 2000 की आबादी है। गांव के अधिवक्ता राजेश सैनी ने कहा कि क्षेत्र में जमीन के 8 से 10 फुट नीचे पानी निकल आता है, लिहाजा लोगों के घर के नल 20 से 40 फुट गहराई पर लगे हैं। इस बार ज्यादा गर्मी से स्तर भी नीचे चला गया है। नल की चैन टूट गई थी उधर, 10-15 दिन हो गए वहाँ से। कई दिन लग वो कोई भी सुधार नहीं हुआ, फिर क्या सुनकर हुआ वहाँ से।
करवाया दिया। अब दिक्कत ही पेड़ा पानी हुआ यहाँ से, बहुत दिक्कत है लोगों को। एक ही नलके से काम चला रहे एक ही नलके से, एक नलका है भी उधर, वो कम सही चल रहा, वो भी गांव में जो नल लगे हुए हैं 2-3 नल गांव में ख़राब पड़े हैं और मैं विभाग वाले उनको ठीक नहीं करा रहे और गांव में शौचालय की टंकी लगने की प्रक्रिया चल रही है। बोरवेल हो चुका करीब 4-5 महीने पहले। उसके बाद मेरी एक्शन से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जी वो जो ठेकेदार था वो टैंक बनाना था उसको, और उससे पहले उनको हमने ब्लैक लिस्टेड कर दिया उसको। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के डोभाल चौक पर देर रात 3 युवकों को गोली मारी। एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 घायल हैं। बताया जा रहा है कि ब्याज के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। मृतक का शव सुबह नाले से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि युवक गोली लगने के बाद भागा इसी बीच एक नाले में जा गिरा। रात भर पुलिस और परिजन ढूंढते रहे, लेकिन युवक नहीं मिला। हालांकि सुबह होने पर युवक का शव मिला है। सर क्या घटना है, क्या हुआ था? घटना ये है कि रात की घटना है। रात गोली चली, 3 लोगों पे गोली लगी, एक की तो अभी बॉडी मिली, 2 को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। हमारा ये कहना है कि जो यहाँ पर क्षेत्र में नासूर बन गए, ये जो ब्याज वगैरह के काम करते हैं और उससे जनता का उत्पीड़न करते हैं, इन पे अंत लगना चाहिए और जिन्होंने भी ये कर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन वो करे। और जनता के साथ बार बार इस तरह की कई घटना हो गई और उसमें जो भी अपराधी लोग हैं उनके लिए पुलिस प्रशासन अपने स्तर से इस तरह के लोगों को बख्शा ना जाए, हमारा ये निवेदन है। रुद्रप्रयाग सड़क हादसे के बाद सभी सरकारी एजेंसियां एक्टिव मोड में आ गई हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। सीएम धामी ने परिवहन विभाग को भी जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से भी मामले की जांच की जा रही है। पौड़ी के संभागीय परिवहन अधिकारी परिवहन विभाग की ओर से जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी को निर्देश दे दिए गए हैं। हमेशा से हमारी पारदर्शिता हमारा संकल्प रहा है और उस ध्येय को लेकर सरकार काम कर रही है। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की भी अगर इस प्रकार की गलतियां आती हैं, इस प्रकार का जो है कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है, तो निश्चित रूप से उसमें जांच होनी चाहिए। ये हम लगातार जांच कर भी रहे हैं और इस पर भी हमने जांच के लिए कहा है। रुड़की की सभी मस्जिदों के अलावा ईदगाह में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई है। दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। इस दौरान ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद मुफ्ती सलीम फरा देश और प्रदेश की तरक्की, खुशहाली, आपसी सौहार्द और भाईचारे की दुआ कराई गई। इस मौके पर मुफ्ती सलीम ने मुस्लिम समाज से खास अपील करते हुए कहा कि कुर्बानी इस्लाम का एक महत्वपूर्ण फरीशा है। कुर्बानी करते हुए बहुत बातों का ध्यान रखना है। कुर्बानी का कोई भी वीडियो न बनाए और न ही किसी तरह का हुड़दंग मचाए। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा के दिन अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी की जाती है, इनकी नुमाइश न की जाए। उन्होंने कहा कि कुर्बानी करते समय दूसरे समुदाय की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाए। खुशी का दिन है, खुशी मनानी चाहिए और इस मौके पे खुशी में अल्लाह का हुक्म कुर्बानी के जरिए से हम अदा करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा अमल है कि इस अमल में एहतियात बहुत ज़रूरी है। खास तौर से सफाई सुथराई का ख्याल रखें, कुर्बानी करें हिम्मत और गुंजाइश के मुताबिक, लेकिन जानवर को खुले में ना करें, मैदान में ना करें, जहाँ दवा किया जाता है घर में ओल्ले में करें और फिर गोश्त को ढक के ले जाए। और खास वीडियो बिल्कुल ना बनाए। नौजवान वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, गलत बात है, वीडियो बिल्कुल ना बनाए। और उसके बाद घर ले जाने के बाद उसकी जो पेठा है या उसके छींचड़े हड्डी वगैरह नगर निगम की तरफ से डस्टबिन रखे गए हैं। जो भी घरों में बकरे कर रहे हैं या जानवर कर रहे हैं उसमें डालें, सफाई का ख्याल।
और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एक पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसे की बात सामने आई है। एक दुखद हादसा, मालगाड़ी ने एक्सप्रेस ट्रेन में पीछे से टक्कर मार थी। ट्रेन हादसे से जुड़ी अहम जानकारी। और कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पलटी हैं। हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुख व्यक्त किया है। 5 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की बात सामने आई। रेल मंत्री की ओर से कहा गया कि रेल हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रेलवे के बड़े अधिकारी दार्जिलिंग के लिए रवाना हुए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। तो मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे में कई घायलों की हालत बेहद गंभीर भी बताई जाती है। तो हादसे में कई घायलों की हालत बेहद गंभीर है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा हादसा हुआ। मालगाड़ी ने एक्सप्रेस ट्रेन में पीछे से टक्कर मार दी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा ट्रेन हादसा और मालगाड़ी ने एक्सप्रेस ट्रेन में पीछे से टक्कर मारी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।